आज हम बहुपद एक्सरसाइज के अगले टॉपिक द्विघात समीकरण से संबंधित सवालों को हल करेंगे। यहाँ हमारे बुक के अंदर इसके दो तरह के क्वेश्चन हैं, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये मूल क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होती है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c होता है। समीकरण में क्या परिवर्तन हो जाएगा कि समीकरण में हमेशा दो पक्ष चलते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड का और एक राइट हैंड साइड का। तो अगर मैं इसको दो पक्ष बनाऊं तो ये बनेगा ax² + bx + c बराबर 0। तो यही होगा द्विघात समीकरण का मानक रूप। दूसरी चीज हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि ऐसा कोई मान जिसे रखने पर उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए वो उसके शून्य कहलाते थे। तो यहाँ वही बात है कि अगर कोई ऐसा मान जो रखने पर द्विघात समीकरण का मान शून्य प्राप्त हो जाए तो वो उसके क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। जिस तरह से द्विघात बहुपद के दो शून्य हो सकते हैं उसी तरह से द्विघात समीकरण के भी दो मूल हो सकते हैं। अब हमें मूलों को ज्ञात करने की अलग अलग विधियों को पढ़ना है। तो इसकी तीन विधियां हैं हमारे सिलेबस में। पहली है गुणनखंड विधि, नंबर 2 है पूर्ण वर्ग विधि और नंबर 3 है श्रीधर आचार्य विधि। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है क्योंकि इससे हमारा जो एक चौथा टॉपिक है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का, वो भी इसी विधि से सोल्व होगा। बहुत इजी ही मेथड है और इससे हम किसी भी तरह की द्विघात समीकरण है उसको इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को हम इन तीनों विधियों से सोल्व करेंगे ताकि हमें अलग अलग विधियां भी समझ में आ जाए और एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से किस तरह से सोल्व किया जाता है वो हमने क्वेश्चन लिया है x² - 8x + 16 बराबर 0। देखिए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का दे रखा हो, हमें सबसे पहले उसके मानक रूप में परिवर्तित करना है। यानी मानक रूप जो होता है ax² + bx + c बराबर 0। इस तरह से, यानी सबसे पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी घात और इस तरह से घटते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है सबसे पहले। उसके बाद में हमें कोई भी विधि तो उसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो देखिए, हमने गुणनखंड विधि को पहले पढ़ा था, बहुपद के अंदर वही विधि है, बस यहाँ पर बराबर में 0 चलता रहेगा। तो देखिए, पहली संख्या और निशान, अंतिम संख्या और निशान, और बराबर में 0 मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, पहली संख्या और निशान और अंतिम संख्या और निशान मैंने लिख दिया। अब देखिए, इसके हमें टुकड़े करने हैं, इस 8 के टुकड़े करने हैं, मतलब 8x के टुकड़े करने हैं। मैं चौरासी को एक बार छोड़ रहा हूँ, हम इसको बाद में लगा लेंगे। तो 8 के हमें टुकड़े करने हैं जोड़ने या घटाने पर। तो उसका हमें कैसे पता चलता है, यहाँ पर जो निशान होता है उसी से पता लग जाता है कि अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर हमें 8 लाना है, अगर यहाँ माइनस है तो हमें घटाने पर 8 लाना है। दूसरी चीज कि हमें जब यहाँ दो संख्याएं लिखनी है तो उसके बीच में एक साइन और आएगा, वो साइन कौन सा होगा, प्लस का होगा या माइनस, तो वो भी हमें इसी से ज्ञात हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस हो तो इसके जैसा ही निशान हमें लगा देना होता है, अगर यहाँ प्लस हो तो इसके जैसा ही निशान हमें लगा देना होता है, और अगर यहाँ माइनस है तो इसका विपरीत निशान यहाँ आएगा। कहने का अर्थ है, जब प्लस होता है तो दोनों निशान एक जैसे होने चाहिए, और जब यहाँ माइनस होता है तो ये दोनों निशान हमेशा विपरीत निशान होने चाहिए। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो अब देखिए, जोड़ने पर हमें 8 लाना है। अगर किसी को टुकड़े करने में नहीं आते हों तो हम इसका भी एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जोड़ने पर अगर जो कोई मान लाना है तो उसको आपको नीचे चलना है, सम से नीचे चलना है। यानी 8 लाना है तो हमें उसके नीचे चलना है 7 6 5 4 3 2 इस तरह से। दूसरी तरफ में हमें 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से लिखना है। अब देखिए, आप जोड़ कर देख लीजिए, क्योंकि हमें जोड़ने पर आना था तो जोड़ने पर हमें सबसे 8 प्राप्त हो रहा है। अब हमें दूसरी चीज को देखनी है यहाँ पर कि गुणा करने पर हमें क्या लाना है। तो यहाँ पर जो मान है 1 और यहाँ 16, तो 16 1 16, यानी हमें गुणा करने पर 16 लाना है। मैं x² को काम में नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो गुणा करने पर 16 x² लाना है, लेकिन हम 84 को भी काम में नहीं ले रहे हैं। तो 16 हमें गुणा करने पे लाना है और जोड़ने पर हमें 8 लाना है। तो देखिए, जोड़ने पर तो 8 आ गया, लेकिन अब 16 किस जोड़े से 16 प्राप्त हो रहा है हमें गुणा करने पर, आप देख लीजिए। 7 को 1 से करते हैं तो 7 प्राप्त होता है, 6 को 2 से करते हैं तो 12, 5 को 3 से करते हैं तो 15, 4 को 4 से करते हैं तो 16, 5 को 3 से करते हैं तो 15 और 2 को 6 से करते हैं तो 12। इस तरह से हमें मान प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर
इस वाले मान से हमें 16 प्राप्त हो रहे हैं। 4 और 4 से हमें 16 प्राप्त हो रहा है। एक से ज्यादा मान भी हमें प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहले बड़ा वाला मान रखना है। दो मान हमें प्राप्त हो सकते हैं, उसमें से अगर जो मान में पहला अंक बड़ा है उसको हम लेंगे काम में। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 4 और 4, देखिए x लग रहा है तो ये भी x इसके साथ में लगा देना है, ताकि 4x और 4x 8x प्राप्त हो जाए, और 4 और 4 को करके 16 और x को x से गुणा करके x स्क्वायर भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0 हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसके दो दो के जोड़े बना करके इसको सोल्व करेंगे। इसमें से हम देखें तो कॉमन क्या आएगा, जो मिल रहा है x इसमें मिल रहा है, इसमें से बच गया एक x बच गया क्योंकि 2 है इसमें x, और यहां से बच गया माइनस का 4 क्योंकि x हमने बाहर ले लिया। फिर तीसरी संख्या का ही निशान लगाना, ये विशेष ध्यान रखना क्योंकि यहाँ गलती होती है, ये निशान हम भूल जाते हैं। ये तीसरी संख्या का ही निशान लगाना है। उसके बाद में इन दोनों में से देखना है क्या मिल रहा है, तो 4 है, इसमें 16 है, 4 का भाग 16 में चला जाता है, इसलिए 4 मिल गया इसमें। अब यही ब्रैकेट आप ऐसा कैसा लिख दीजिए, देखिए ब्रैकेट बिल्कुल सेम होना चाहिए, निशान सही। अगर यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस ही होना चाहिए, नहीं तो गलत है, बराबर 0। तो ये गलती नहीं हो, इसलिए आप सीधा सीधा जैसे ही कॉमन आपने सही ले लिया वही ब्रैकेट आप लिख दीजिए। अब ब्रैकेट को एक बार लिखना है हमें और बाहर वाली को मिला करके लिखना है, बराबर में 0 में ऐसा कैसा लिख रहा हूं, देखिए दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए इसके x-4 और x-4। अब इनको हम बारी बारी से क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो अतः x-4 बराबर 0 या x-4 बराबर 0, यानी इसको भी हमने 0 के बराबर और ये 0 के बराबर, क्योंकि दोनों मान सेम है। x बराबर 4 एक आंसर हमारे पास ये आ गया, या x बराबर 4, तो दो आंसर इसके आएंगे और वो आएंगे x बराबर 4 और x बराबर 4, यानी दोनों ही आंसर इसके समान आंसर हमारे आएंगे। तो ये है इसकी गुणनखंड विधि। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी जो विधि है पूर्ण वर्ग विधि, उससे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि में हमें क्या करना होता है, सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो ये होगा कि जो x स्क्वायर है उसके आगे गुणांक अगर 1 के अतिरिक्त है, मतलब जैसे यहाँ 1 है, इसका गुणांक अगर 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणांक लिखा हुआ है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम उसको हटाएंगे। दूसरा हमारा काम क्या होगा, जब वो हट जाएगा उसके बाद में जो भी x वाली संख्याएं हैं, चर राशि वाली जो संख्याएं हैं, चाहे वो x स्क्वायर वाली हो चाहे x वाली संख्या हो, चर राशि वाली संख्याओं को छोड़ करके बाकी संख्याएं जो भी होंगी उसको हमें दूसरी तरफ पक्षांतरित कर देना है, यानी दूसरे पक्ष में हमें भेज देना है। ये काम हमारा सबसे पहले होगा। तो जैसे देखिए यहाँ x स्क्वायर का कोई गुणांक हमारे पास में नहीं है, मतलब 1 है, 1 के अतिरिक्त कोई भी नहीं है, तो हम इसको पहले स्टेप को हमें करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 स्टेप हमारा था कि इसको हमें उठा करके दूसरी तरफ ले जाना है, तो हम लिख देंगे इसको x स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस के 16, क्योंकि प्लस का 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो गया। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है कि यहाँ जो भी x का गुणांक होता है, x का गुणांक जो भी गुणांक लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 8 लिखा हुआ है, उस x के गुणांक का आधे का वर्ग हमें करना होता है। x के गुणांक के आधे का वर्ग हमें करना होता है और वो दोनों पक्षों में हमें जोड़ना होता है। तो एक लाइन में लिख देता हूं कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो अब देखिए x का गुणांक हमारे पास में 8 है, 8 का अगर हम आधा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास में 16 आ गया। देखो x के गुणांक के आधे का वर्ग हमें दोनों पक्षों में जोड़ना है। देखिए कई बार क्या होता है, ये जो x का गुणांक है वो विषम संख्या में हो जाता है, जैसे हम कहें कि 3 है x का गुणांक, तो अब इसका आधा क्या होगा, तो आधा करने के लिए हम 2 लगाते हैं, नीचे की तरफ हम 2 लगा देंगे, भाग नहीं देना है, 3/2 ही रख लीजिए। अब इसका वर्ग हम कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9/4। तो अब हमें ये जोड़ देना है। अगर कोई भी संख्या है जो आपस में कट जाती है, जैसे कि हम कहें 8/3 है, x का गुणांक 8/3 है, अब इसका आधा क्या होगा, तो इसका आधा देखिए अगर हम आधा करने के लिए नीचे 2 लगाएंगे तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो इसका आधा हो गया 4/3, और इसका फिर हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है और वो दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो
तो इस तरह से हम इसका आधा करके और वर्ग करेंगे और फिर वो दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ हम जोड़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, हमारे पास में क्या आया था 8 का आधा 4 और 4 का वर्ग 16, ये दोनों पक्षों में हमें जोड़ना था। देखिए मैंने प्लस 16 और प्लस 16 दोनों पक्षों में जोड़ दिया है। 8x एक्स स्क्वायर माइनस 8x हमारे पास में पहले से प्राप्त था और माइनस 16 पहले से था, हमने प्लस 16 दोनों तरफ ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो एक मान है वो एक सरसमीका बनती है, ये वाला जो मान पूरा है वो एक सरसमीका बनती है। वो सरसमीका कौन सी बनेगी, या तो आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो अब वो प्लस वाला बनेगा या माइनस वाला, तो उसका हमें पता है सेकंड नंबर के साइन से पता लग जाएगा। अगर ये माइनस है तो a माइनस बी वाली बनेगी, और अगर यहाँ प्लस होता तो a प्लस बी का। वो किस मान का बनेगा तो उसका तरीका बता देता हूँ कि आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर दिया हुआ है उसमें से केवल x लिखना है, फिर ये अगला वाला निशान लिख देना है, और फिर बाद में हमें ये करना है कि ये वाला जो मान था वो किस मान का वर्ग था, ये वाला जो मान था वो किस मान का वर्ग था। तो ये हमें 4 का वर्ग किया था हमने, यानी x के गुणांक का जो इसका आधा है वो हमें लिखना है, या हम कह सकते हैं इसका आधा कर दें या इसका ये जो है इसका वर्गमूल। तो 4 आ गया हमारे पास में और इसका होल स्क्वायर बनेगा, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 बनेगा। अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो a और b को गुणा करते हैं तो 4 और x गुणा करेंगे 4x, और फिर 2 से गुणा करेंगे तो 8x प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, यही मान हमारे पास में प्राप्त हो गया। तो ये इसकी एक सरल समीकरण बन जाएगी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ ये क्या बन रहा है देखिए माइनस के 16 है और प्लस के 16 है, तो इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 0 प्राप्त हो जाएगा क्योंकि समान मान है और माइनस एक मान माइनस का है और एक मान प्लस का है। अब देखिए इसके हम स्क्वायर को हटाएंगे, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगता है, क्योंकि ये 0 है इसलिए कोई वर्गमूल नहीं लगेगा और 0 का 0 ही रह जाएगा। अब इस x माइनस 4 बराबर 0 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसके 2 होल होते हैं, हमारे पास में अब एक ही मान प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः x माइनस 4 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0, और फिर हम कह सकते हैं x बराबर 4 या x बराबर 4। तो ये देखिए पिछले हमने जो गुणनफल विधि से सोल्व किया था तब भी हमारा x का मान 4 आया था और x बराबर यहाँ भी 4 ही प्राप्त हुआ है। तो ये है इसकी कोणवर्ग विधि। अब इसी क्वेश्चन को हम हमारी तीसरी विधि श्रीधर आचार्य विधि से हम पढ़ते हैं। तो देखिए श्रीधर आचार्य विधि का एक फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए यहाँ पर जो ये b, a और c हैं वो इस द्विघात समीकरण के अंदर जो चर राशियां हैं उसके गुणांक हैं। देखिए हमने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a आ जाएगा, जो x का गुणांक है वो b रहेगा और जो अचर पद है वो c हमारे पास में हो जाएगा। तो यहाँ से हमें केवल a, b और c के मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करने होते हैं। एक अन्य चीज जो होती है वो है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं d, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त, और इसी से हमें पता लगता है मूलों की प्रकृति का। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इससे हमें मूलों की प्रकृति और ज्ञात होती है। तो सबसे पहले मैं मूलों की प्रकृति को बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन की मूलों की प्रकृति को, और फिर बाद में हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर हम इस समीकरण में से a, b और c निकालें तो यहाँ a बराबर आएगा a, b बराबर आएगा -8 और c बराबर आएगा 16। देखिए निशान सही से लिखना है क्योंकि हमारा जो मानक रूप होता है वो केवल प्लस में होता है, तो अगर कोई मान माइनस में आ जाता है तो हमें वो माइनस सही लिखना है। तो a का मान आ गया एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b का मान आ गया x का गुणांक -8 और अचर पद c का मान प्लस के 16, ये मान आ गया। हम इस मान को यहाँ पर इसमें प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, d बराबर
बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 4 ए और सी, ये तीनों को गुणनफल में लिखना है। तो 4 ए का मान मैं लिख देता हूँ 1 और सी का मान लिख देता हूँ मैं 16। उसके बाद में देखिए डी बराबर -8 का स्क्वायर होता है 64, इसमें यहाँ पर ए की माइनस है तो -4 एकम 4 और फिर उसको 16 से गुणा करते हैं तो ये भी 64 आ गया। तो हमारे पास में डी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए डी का मान 0 से अब हमें प्रकृति कैसे मालूम होगी, तो इसके लिए हमें ये देखना है कि देखिए डी का मान जो होता है वो 3 तरह का हो सकता है। डी का मान 0 के बराबर हो सकता है, डी का मान 0 से बड़ा हो सकता है, या डी का मान 0 से छोटा हो सकता है। मतलब क्या है कि डी का मान 0 या डी का मान 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़े का मतलब 1 2 3 4 5 धनात्मक रूप में कोई भी मान प्राप्त हो जाए, या फिर डी का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में कोई भी मान आ जाए। यहाँ मतलब है 0, यहाँ धनात्मक मान से है और यहाँ पर ऋणात्मक मान से है। इसका अर्थ देखिए जब डी का मान 0 आ जाता है तो उसके मूलों की जो प्रकृति होती है वो है मूल समान होंगे, मूल समान होंगे और मूलों का अस्तित्व होगा वास्तविक होंगे, मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। यहां पर जब धनात्मक आ जाता है तो डी का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो हम कहेंगे मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। ऐसे ही डी का मान अगर ऋणात्मक आ जाता है मतलब माइनस में कोई मान आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो इसके मूल हैं वो काल्पनिक होंगे और आगे हमें इसको सोल्व नहीं करना होता, इतना ही सोल्व करके बाद में हम छोड़ देते हैं। तो डी का मान यहाँ पर हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। अगर वो ये सवाल में ये पूछता है कि इसके मूलों की प्रकृति हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो हम बताएंगे क्योंकि डी का मान 0 है अतः इसके मूल समान एवं वास्तविक होंगे। देखिए समान का मतलब क्या है, हमारा जो इसका आंसर निकला था वो x बराबर 4, यानी पहला मूल हमारा 4 निकला था, दूसरा मूल भी 4 निकला, तो वो इसीलिए निकला था क्योंकि दोनों मूल इस सवाल में जो इसकी प्रकृति बनती है वो समान की बनेगी, तो दोनों आंसर हमारे समान ही आएंगे। तो d बराबर 0 होने पर हम लिख सकते हैं चूंकि d का मान 0 है इसलिए इसके मूल वास्तविक एवं समान होंगे। इतना करने के बाद में अब हमें फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा। अगर यहाँ पर डी का मान 0 आ जाता है या डी का मान धनात्मक रूप में हमें प्राप्त होता है तो हम आगे सोल्व करेंगे, और अगर हमें माइनस प्राप्त हो जाता है तो हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो श्रीधर आचार्य विधि से हम इसको सोल्व करते हैं। श्रीधर आचार्य विधि से x बराबर -b प्लस -√b अपॉन 2 है। देखिए मैंने पहले जो सूत्र बताया था वो बताया था -b प्लस -√b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। देखिए अगर आप d पहले से निकाल चुके हैं तो इसकी जगह पर केवल d लिख दीजिए, आपको दोबारा से सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने d का मान निकाल चुके हैं, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल ही है। तो आप इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस -√d अपॉन 2a, और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस -√b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र हमने तब लिखा है जब हम d नहीं निकाला है हमने पहले, हम डायरेक्ट ही सवाल को सोल्व कर रहे हैं तब ये लिखते हैं, और अगर आप पहले d निकाल चुके हैं तो आप ये फॉर्मूले को लगा दें जिससे हमें और आसानी हो जाएगी। तो अब देखिए x बराबर माइनस का b, अब आपका जो मान था वो b वाला यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, a का मान 1 है, b का मान -8 है और c का मान 16 है। तो देखिए ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है और b का मान भी माइनस में ही 8 है, तो माइनस और माइनस प्लस में 8 हो गया, तो ये प्लस का ही 8 आएगा, प्लस लिखना कोई आवश्यक नहीं है। या कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ जो भी मान लिखना होता है वो इसके विपरीत निशान वाला लिखना है। -8 है तो प्लस का 8 ही लिखना है, प्लस माइनस 0 रूट में d का मान हमने लिख दिया जो हमने पीछे निकाला था 0 और अपॉन 2 इंटू a का मान हमारे पास में 1 है। अब देखिए x बराबर 8 और ये प्लस माइनस का क्या आएगा, 0 ही आएगा क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। या हम कह सकते हैं कि इस प्लस माइनस 0 को भी अगर हम हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 का कोई मान नहीं होता है। अपॉन 2 इंटू 1
और अब हमारे पास में क्या आ गया, x का मान 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आ गया। हमें एक दूसरा मान और लिखना पड़ेगा या x बराबर 4, क्योंकि इसके दो मान निकल कर आते हैं। जब इस तरह की कंडीशन होगी हमें एक ही मान प्राप्त हो रहा हो तो उसी को हमें दो बार लिख देना। तो x बराबर 4 और x बराबर 4 ये दो मान हो गए। इस तरह से हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात कर सकते हैं।